हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको जस्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले हमने इस चैप्टर का 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट किया है। और ये चैप्टर किस बारे में है? तो ये चैप्टर यूनाइटेड नेशन के बारे में, यानी यूएन। अब यूएन एग्जैक्टली क्या है ये हमने डिस्कस किया था दोस्तों, कि बताया था आपको मैंने कि इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई कंट्री का नाम नहीं है। यूनाइटेड नेशन कोई कंट्री नहीं है, कोई नेशन नहीं है। इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, सो दैट ये वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें जो है दोबारा कभी ना हो लाइफ में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गया था, लोग मर रहे थे, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा था एंड बहुत ज्यादा भारी नुकसान हर देश को हुआ था। तो ये खतरनाक चीज वापस से दोबारा ना हो, इस चीज का ख्याल रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, जो कि पूरे वर्ल्ड पे शांति कायम रख सके एंड लोगों को आपस में मिलजुल के रहना सिखा सके। पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, ये सब आपस में जुड़े रहे शांति से। इस प्रकार का चीजें बनाई गई थी। तो हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन क्या है, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या था, किस प्रकार बनाया गया, क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या मकसद था इसका, क्या प्रिंसिपल है, कौन से सिद्धांतों पे चलता है। तो ये सभी चीज डिस्कस किया था। और लेक्चर नंबर 2 में आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम था, अगर आपको याद आ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो यूनाइटेड नेशन होते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऑर्गन्स है। जब ये ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तब जाके हमारा शरीर चलता है या फिर कुछ भी काम कर पाता है। आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सेम उसी प्रकार ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसके भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था इसके बहुत सारे ऑर्गन्स। सबसे पहला जो ऑर्गन था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, सबसे पहला जो मेन ऑर्गन था वो था जनरल असेंबली। इसके अलावा दूसरा था सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल इसका दूसरा ऑर्गन। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी एक इसका पार्ट था, ये भी इसका एक ऑर्गन है। इसके अलावा बात करें फोर्थ वन ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपको याद आ रहा होगा। पांचवा की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम था ट्रस्टीशिप। ठीक है, ट्रस्टीशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है। और छठा हिस्सा जो था, सिक्स्थ ऑर्गन जो था, वो था सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट, और ये टोटल 6 में से अगर हम बात करें, इसके पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी हमने जनरल असेंबली कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो जनरल असेंबली हमने टोटली कंप्लीट कर लिया था। और आज हम बाकी के जो मेंबर्स है, बाकी के जो ऑर्गन्स है इस यूनाइटेड नेशन के, वो हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, टोटल बचे हुए 5 का 5 कर सकते हैं कि आज के वीडियो में काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल आज 3 करने वाले हैं। एक हम लोग करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा ये करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और तीसरा जो आज करेंगे वो सेक्रेटेरिएट करेंगे। यानी कि सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ आज हम लोग करने वाले हैं। फिर क्या बच जाएगा हमारे साथ, ICJ और ट्रस्टीशिप जो है उसको हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। तो शुरुआत करें आज के इस बेहतरीन लेक्चर की। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ ही में आप लोग के लिए प्लेलिस्ट पूरा बना के रखा हुआ है, हर चैप्टर्स पहले से कंप्लीट है। आप अगर जानते होंगे तो हमने पूरा साइंस, पूरा मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, इंग्लिश ग्रामर पहले ही कंप्लीट किया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी 80% 90% से ज्यादा कंप्लीट है। गिने चुने 1-2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। कंटिन्यूस ला रहे हैं आपके लिए वीडियोस, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अपनी तरफ से पूरा दबा के वीडियोस देखना, अच्छे से वीडियोस देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करें आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है, इसीलिए हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये सब चीज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी काउंसिल? तो सिक्योरिटी काउंसिल नाम से पता चलना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वाला काम करता रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर बात किया जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें टोटल क्या होते हैं, 15 मेंबर काम करते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, 15 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। और ये 15 मेंबर से अगर मैं बात करूं, 5 मेंबर ऐसे होते हैं, 5 मेंबर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। याद रखना ये चीज, 5 मेंबर क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। और जब भी मैं बात मेंबर्स की करूंगा तो मेंबर का मतलब कोई एक इंसान नहीं है, मेंबर का मतलब होता है एक कंट्री। एक मेंबर मतलब एक कंट्री, यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मेंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्री बोलेंगे। तो टोटल कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं,
सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल कितने कंट्री है? 15 कंट्री है, मतलब 15 मेंबर है, उसके 15 मेंबर कंट्री है, और उसमें से 5 परमानेंट होते हैं। तो कौन कौन से परमानेंट कंट्री है, परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो इसमें आ जाता है आपका अमेरिका, जो कि सबसे पावरफुल माना जाता है, रशिया, ठीक है, रशिया के अलावा बात करें इंग्लैंड, ये भी आप जानते होंगे, इंग्लैंड बहुत पावरफुल कंट्री है, उसके बाद फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के बाद आ जाता है दोस्तों चाइना। तो ये टोटल 5 ऐसे कंट्री है जो कि परमानेंट मेंबर है। किसके परमानेंट मेंबर है? सिक्योरिटी काउंसिल के, या फिर आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन के। अब इसमें से भी अगर आप बात करोगे तो टोटल कितने हैं? 10 मेंबर्स, ठीक है ना। अभी देखोगे तो टोटल 15 मेंबर है, ठीक है, तो 15 में से 5 कौन हो गए? परमानेंट मेंबर हो गए। अब कितने बच रहे हैं इसमें से? 10। तो 10 क्या होंगे? नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। 10 ऐसे होंगे जो नॉन परमानेंट है, ठीक है, जिसमें से आ जाता है हमारा कंट्री, खुद का कंट्री इंडिया। तो इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन इंडिया फुल ट्राई कर रहा है अपनी तरफ से, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के ट्राई कर रहा है कि हम भी परमानेंट मेंबर वाली लिस्ट में शामिल हो जाए। लेकिन कुछ प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से फॉलो होगा, धीरे धीरे आ जाएगा यार, इंडिया भी आ जाएगा परमानेंट में। लेकिन फिलहाल में जो इंडिया है वो अभी नॉन परमानेंट मेंबर में है, जो कि टोटल 10 होते हैं। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका जो नियुक्त किया जाता है वो परमानेंट मेंबर द्वारा किया जाता है। यानी ये जो 5 मेंबर ऐसे हैं, 5 मेंबर है ना, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस, ये 5 ऐसे जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री कौन से होंगे, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। उनके हाथ में उनकी भविष्य होती है, और साथ ही में हर 2 साल में जनरल असेंबली में ये चीज करवाया जाता है। यानी एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बैठक के ऊपर। जनरल असेंबली में जो बैठक होती है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना, जनरल असेंबली पहला टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जनरल असेंबली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ रहे हैं, और इसके पहले वाला जनरल असेंबली ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया हमने, तो जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो नॉन परमानेंट मेंबर को चूज कौन करता है? ये 5 परमानेंट मेंबर, वो भी मिलकर करते हैं, और उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 साल होता है। तो हर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर आते हैं, फिर चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया भी रह चुका है नॉन परमानेंट मेंबर्स में। अब इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनके पास कुछ तो एक्स्ट्रा पावर होगा, तभी तो ये परमानेंट है। बाकी के 10 क्या है? 15 में से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर है। यानी कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर जो है, ये जो कंट्रीज है, इनके पास कुछ तो अलग पावर होगा। तो वो जो पावर होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है वीटो पावर। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं वीटो पावर। एंड ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके इन 5 मेंबर की कंट्री जो है, 5 कंट्रीज जो मेंबर्स है, वो कुछ भी डिसीजन लागू कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि जो भी डिस्कशन होगा 5 मेंबर्स द्वारा कुछ भी मुद्दे के ऊपर, लाइक क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, डिसआर्ममेंट, ठीक है ना, ये जो भी मुद्दे के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे के ऊपर, तो ऐसे मुद्दे के ऊपर फैसला जो है इन 5 कंट्री द्वारा लिया जाएगा। और अगर ये 5 में से कोई एक कंट्री भी ऐसी आई, यानी कि कोई एक मेंबर भी ऐसा होगा, बोलेगा कि भाई हमको मंजूर नहीं है, और 4 बोल रहे हैं कि मेरे को मंजूर है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी हो जाएगा कि 4 बोल रहा है हाँ और 1 बोल रहा है ना, तो लागू होगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी एक मेंबर ने भी मना कर दिया कि हमको ये चीज पसंद नहीं आ रहा है, तो वो जो भी फैसला होगा उसको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि वो फैसला लागू नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर बाई चांस ये 5 परमानेंट मेंबर में से किसी एक मेंबर ने भी निगेटिव वोट दिया कि हमको मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है, तो वो पूरा कैंसिल ही हो जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो क्या है इसका फंक्शन? यानी ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो इसके फंक्शन क्या है, किस प्रकार का काम होता है ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर? तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन काम क्या होगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है ये? इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को क्या करना दोस्तों? लागू करना। पीस एंड सिक्योरिटी को लागू करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस सिक्योरिटी काउंसिल का। ये देख रेख करता है कि पूरे वर्ल्ड में कैसे शांति का माहौल, पीस कायम रहे, सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा रहे, हर एक कंट्री को सुरक्षा प्रदान मिले। एंड साथ ही में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि 2 कंट्री या फिर किसी कंट्रीज के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट होता है, कुछ बहस होता है, कुछ मुद्दा डिस्कशन होता है, ठीक है ना, तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा? एंड करते हैं या फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं ना, या तो पूरा खत्म ही कर देना कि भाई ये मैटर बकवास है, क्लोज कर दो, या फिर उस मुद्दे को सॉल्व करना। तो ये किसका काम है? सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। पूरा डिस्प्यूट जो होता है उसको सॉल्व करना, कंफ्लिक्ट को सॉल्व करना। साथ ही में उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस करवाना, ये इसका काम है। और जो भी मिलिट्री एक्शन होगा उसके ऊपर डिसीजन लेना, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। तो ये कुछ हो गए उसके फंक्शंस। और भी अगर फंक्शंस की बात करें तो आर्म्स कंट्रोल के ऊपर भी ये नजर बनाए रखते हैं कि किस प्रकार जो आर्म होता है, यानी हथियार जो होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आप जानते हो कि वर्ल्ड में ज्यादा हथियार भी रहना अच्छी बात नहीं है। तो आर्म्स को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी में आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें, ये एक ऐसा पोस्ट होता है, सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा पोस्ट होता है कि इनके हाथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल वाले
जनरल असेंबली के साथ मिलके, सिक्योरिटी काउंसिल वाले जनरल असेंबली जो पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, तो जनरल असेंबली के साथ सिक्योरिटी काउंसिल मिलके क्या करती है, जज को अपॉइंट कर सकती है। जज वो भी किसके, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं, फैसला कौन सुनाएगा इंटरनेशनल लेवल पे कानून पे, तो वो जज को नियुक्त करने का, अपॉइंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो ये सिक्योरिटी काउंसिल और ये जनरल असेंबली दोनों मिलके जब फैसला करते हैं कि कौन जज बनेगा तब लिया जाता है। क्लियर है? यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली ये दोनों मिलके किसको चूज करते हैं, जज को चूज करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। क्लियर है? तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके हाथ में पावर होता है। क्लियर है? और ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ताकि उस चीज को डेमोक्रेटिक रखा जाए, और इंडिया भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है कि हम भी यार परमानेंट मेंबर में शामिल हो जाए और हमारा डिसीजन भी बहुत मायने रखेगा। तो इस प्रकार की बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है और ट्राई किया जा रहा है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर्स में शामिल हो जाए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा बाजू में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको रफ करने वाला हूं और हम चलेंगे इसके अगले टॉपिक पे, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पे। क्लियर है? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको अच्छा लग रहा है। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने लिखाई है, बाकी ज्यादातर चीजें तो मैं अपने मुंह से बता देता हूं, आप जानते हो कंसेप्चुअल नॉलेज, लेकिन कुछ कुछ चीजें लिख देता हूं ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। क्लियर है? अब मैं इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब हम जा रहे हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर। तीसरा जो ऑर्गन है, किसका ऑर्गन है, हमारे यूनाइटेड नेशन का। तो वो क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या नाम है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, लेकिन इसको पहले मैं मिटा देता हूं, रफ कर लेता हूं फटाफट से। चलिए ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन। ओके, चलिए शुरुआत करें तीसरा टॉपिक। थर्ड क्या है हमारे लिए, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले बड़े, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसका भी अब जब नाम पढ़ोगे तो थोड़ा सा आइडिया अपने आप खुद को मिल जाएगा आपको। क्या कि ये जो काउंसिल होगा वो इकोनॉमिक के मुद्दे और सोशल यानी कि पब्लिक वेलफेयर, इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर बैठक करता होगा और डिसीजन सुनाता होगा। तो क्या है, यानी कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है और एग्जैक्टली ये होता क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो काउंसिल है, इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि वो ऐसे मुद्दे जो इकोनॉमी से जुड़े होते हैं, जो पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी से जुड़े होते हैं या फिर किसी सोशल मुद्दे से जुड़े होते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी फैसला सुनाने का जो जिम्मेदारी है वो इन डिपार्टमेंट की है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और जो भी यूनाइटेड नेशन में फैसला होता है वो यही करते हैं, यानी कि ये डिपार्टमेंट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। साथ ही में ये जो काउंसिल होते हैं, इसके पास टोटल मेंबर्स की अगर बात करें तो 54 मेंबर है, 54 मेंबर्स इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर होते हैं। और ये 54 मेंबर्स को चूज करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है जनरल असेंबली की। ठीक है, क्योंकि हर एक को एक पोस्ट मिला होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज करता है, हम चूज करते हैं क्या, नहीं, प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं चूज करते, हम पार्टी को चूज करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, यानी जो भी पार्टी होता है उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट होता है उसको वो लोग प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ये सब जानते हैं। तो सेम उसी प्रकार ये जनरल असेंबली जो होती है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, वो डिसाइड करेगी कि ये जो 54 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स रहेंगे वो कौन होंगे। तो उनको सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। और हर ये जो मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर्स का जो टाइम स्पैन हो जाए, जो टेन्योर हम लोग बोलते हैं, वो कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। यानी 3 साल तक वो मेंबर रह सकते हैं और उसके बाद फिर से मेजोरिटी के वोट के हिसाब से उसको न्यू लाया जा सकता है, यानी नया फिर से बनाया जा सकता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात कर लें कि ये जो सोशल और इकोनॉमिक जो काउंसिल है, इसके कुछ फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्या इनका फंक्शन है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शंस, जिम्मेदारी भी होगी भाई इनके ऊपर। फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेन, जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे जो भी एम्प्लॉयमेंट वाली काम होती है, यानी कि कैसे किस प्रकार जॉब देना है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं ना, जॉब नहीं लग रही है भाई, बहुत गरीबी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, गरीबी के ऊपर, पॉवर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं पुअर्टी, ठीक है, गरीबी के ऊपर। और भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है ना, इनजस्टिस हो जाता है, कहीं पे सोशल इनइक्वालिटी होता है, लोग भेदभाव करते हैं, तो काला मैं गोरा, इस प्रकार से भी चीजें अगर हो रही है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, तो उस मैटर को, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जो जिम्मेदारी है वो इन डिपार्टमेंट के ऊपर रहेगी, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग विमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर, यानी कि जो विमेन्स होते हैं इनके
एम्पावरमेंट के ऊपर ये लोग बहुत ही बढ़िया काम करते हैं कि विमेंस को कैसे आगे लेके जाया जाए, क्योंकि आप जानते हो कि एक जमाना था कि विमेंस को ज्यादा भाव नहीं मिलता था, विमेंस लोग आगे नहीं बढ़ पाती थी क्योंकि उनके ऊपर बहुत रोक टोक थी। लेकिन आज के डेट में उनको फ्रीडम देके देखो तो कितना आगे निकलती है, लोग क्या क्या कर पा रहे हैं, हमारे लाइक बड़े बड़े पोस्ट पे आज विमेंस बैठी हुई हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो विमेंस को एम्पावर करना, विमेंस को एजुकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही में ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम हो गया, ग्लोबल ट्रेड यानी कि एक देश दूसरे देश से कैसे व्यापार कर पाए, जरूरी है ना ट्रेडिंग, एक कंट्री दूसरा कंट्री के बीच में ट्रेडिंग कैसे हो पाए, फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए। तो इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल निभाएंगे। तो ये भी इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। उसके अलावा जो भी कल्चरल चीजें होती है या फिर एजुकेशनल चीजें होती हैं, वो भी ये हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है देखते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा जो भी फंक्शनिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब साथ में मिलकर काम करते हैं, तो वो सब भी देखरेख का काम क्या करता है, ये डिपार्टमेंट यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डिपार्टमेंट देखता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ जाते हैं हम लोग हमारे आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, यानी कि दो हमने कंप्लीट कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीट कर दिया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंप्लीट कर दिया, और हम देखने जा रहे हैं सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। अगर आप देखोगे 6 नंबर पे आता है सेक्रेटेरिएट। तो आप बोलोगे कि सर थर्ड के बाद आप 6 क्यों आ रहे हो? थर्ड के बाद 6 इसलिए आ रहा हूं दोस्तों कि ये चौथा और पांचवा जो है उसको हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक सेक्रेटेरिएट है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ले लेंगे सेक्रेटेरिएट। क्या होता है सेक्रेटेरिएट, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेक्रेटेरिएट नाम से अगर आप थोड़ा देखोगे, इनके ऊपर बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली चीजें होती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है, इस चीज की जिम्मेदारी सेक्रेटेरिएट के ऊपर होती है। आप जानते हो कि हमारे देश में भी एक सेक्रेटेरिएट है, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो जो भी चीजें मुद्दे वहां पे डिस्कस की जाती है और वहां पे एक फैसला किया जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होता है वहां पे होता है। सेम उसी प्रकार पूरे यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले वर्क होंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हिसाब किताब, जितने भी लेन देन वाली चीजें हैं, ठीक है ना, डिसीजंस वाली चीजें हैं, ये सब का देख रेख करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने का जो जिम्मेदारी है वो सेक्रेटेरिएट के ऊपर होता है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये जो सेक्रेटेरिएट होता है उसका कोई मुखिया भी होगा, सबसे मेन आदमी होगा। तो ये जो सेक्रेटेरिएट होता है, इसके जो चीफ होते हैं, जो सबसे मेन व्यक्ति होते हैं, जो चीफ होते हैं, वो कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं, उनको नाम दिया गया है सेक्रेटरी जनरल। क्या बोलते हैं उसको? सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। आपको सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है चीफ को। द चीफ ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज नोन एज द सेक्रेटरी जनरल। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब ये जो सेक्रेटरी जनरल है, जो चीफ है, इसको भी कोई सिलेक्ट करता होगा कि अपने आप बन जाते हैं कि मैं बनूंगा सेक्रेटरी जनरल? ऐसा तो होता नहीं होगा। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई, वोटिंग होगा। तो सेम यहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसीजर है जिसके हेल्प से जो सेक्रेटरी जनरल या फिर चीफ है, इसको अपॉइंट किया जाता है। तो इसको कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली, और साथ ही में जो दूसरा डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये जो जनरल असेंबली वाले होते हैं, ठीक है, जो जनरल असेंबली वाले होते हैं, और साथ ही में ये जो सिक्योरिटी काउंसिल वाले जो होते हैं, ये दोनों मिलके, आपस में मिलके क्या करते हैं दोस्तों? फैसला करते हैं कि कौन आदमी चीफ बनेगा, सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा सेक्रेटेरिएट का। तो ये फैसला होता है, और उसका जो टाइम स्पैन होता है वो भी कितना होता है? 5 साल के लिए। यानी कि जो चीफ बनेगा, जो सेक्रेटेरिएट जनरल या फिर सेक्रेटरी जनरल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनेगा, वो 5 साल के लिए उसका टेन्योर रहेगा। 5 साल के बाद फिर से चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेक्रेटेरिएट का क्या होगा फंक्शन। फंक्शन क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल इसका फंक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि यार ये जो सेक्रेटेरिएट होते हैं, जो व्यक्ति होगा इसमें सेक्रेटरी जनरल, इनके हाथ में एक जिम्मेदारी होती है कॉल कॉन्फ्रेंस करवाना। कॉल कॉन्फ्रेंस मतलब एक तरीके से कॉन्फ्रेंस करवाना। जैसे हम लोग कहीं पे कुछ बिजनेस बात करना होता है तो हम कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं। तो कॉल कॉन्फ्रेंस करवाना यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में हो, चाहे वो एनवायरमेंट के ऊपर हो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो, या फिर कोई भी चीज के ऊपर, आर्म्स को कंट्रोल करना है, डिसआर्मेंट्स करना है, इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर जो भी बातचीत होती है कंट्रीज के बीच में, यानी मेंबर्स के बीच में, उसको कॉन्फ्रेंस पे लेके आना, उसकी जिम्मेदारी कॉल करके बुलाने की किसकी है? सेक्रेटरी। कॉल वाला फोन कॉल नहीं, चलो वो तो फोन कॉल करना ही पड़ेगा बुलाने के लिए, लेकिन वो फोन कॉल पे नहीं होता है। कॉल करना मतलब न्योता देना, इनवाइट करना, वो वाला कॉल है, ठीक है ना, इनवाइट करना कि भाई तुम कंट्री आ जाओ, तुम कंट्री आ जाओ, अब बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की जो जिम्मेदारी है वो सेक्रेटेरिएट की होती है। उसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है सेक्रेटेरिएट, मीटिंग प्रोवाइड करता है। किसके किसके बीच में मीटिंग लगवाता है? ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये जनरल असेंबली और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इन दोनों के बीच में मीटिंग करवाने की जो जिम्मेदारी है वो भी किसकी है? सेक्रेटेरिएट की। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो ये जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल आपस में मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो ये जो चीफ बनाए गए हैं वो कैसे बनेंगे? तो और भी ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारी होते हैं जो दोनों मिलकर करते हैं। तो उनके बीच में मीटिंग करवाने की जिम्मेदारी भी सेक्रेटेरिएट की होती है। और साथ ही में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना,
कुछ भी चीज हो गया इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना भी सेक्रेटेरिएट का हाथ में है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ये भी इनके हाथ में, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीडिया को एड्रेस करना या फिर मीडिया को बताना कुछ चीजें, वो भी इनके हाथ में। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो कोई हवलदार आके मीडिया को नहीं बताता कि मैंने पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है। कोई बड़ा ऑफिसर आता है, कोई बड़े रैंक का ऑफिसर हो सकता है, ठीक है ना, वो आता है और वो बताता है कि किस प्रकार की चीजें हुई। तो सेम उसी प्रकार सेक्रेटेरिएट मीडिया को एड्रेस करता है, इंफॉर्मेशन बताता है और बाकी चीजें मैनेज करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही आसानी से और इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का लेक्चर समाप्त करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि हमने आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर ली, जिसमें से सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, हमारा इकोनॉमिक सोशल काउंसिल हो गया और सेक्रेटेरिएट हो गया। यानी कुल मिला के अगर बात करूं तो हमारा टोटल 1 फर्स्ट नंबर का पार्ट, सेकंड नंबर का पार्ट, थर्ड नंबर का पार्ट एंड ये 6th नंबर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इतना पार्ट बचा हुआ है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप। ये दोनों टॉपिक बचे हुए जो है उसको हम लोग हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में फटाफट से लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। तो प्लीज दोस्तों आप लोग हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, दिल से अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।